इस देश में काबिज हुई, कौन कौन से वायदे हमारे बीच में किए, अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी बहुत देर से बैठे हैं, सुबह 10 बजे आगे थे, 4 बजने को हो रहे हैं। साथियों, मेरे से पहले इस बात का जिक्र आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नारे के साथ चुनाव में आए हैं, 400 पार की बात करते हैं, मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं। लोग जब पूछते हैं मोदी जी की गारंटी क्या है, गारंटी बताने की बजाय 10 साल में क्या क्या ये बताने की बजाय, अगले 5 साल का विजन क्या है ये बताने की बजाय 2047 की बात करते हैं। कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना है। जो विकसित भारत बनाने की बात करने वाले लोग, इस मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कैसे पीछे ले जाने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किस तरह से 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया, उन बातों का जिक्र नहीं करते। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, साथियों इंश्योरेंस बेच दिया, बैंक बेच दिया। जो भी संस्थाएं देश को आमदन पैदा करके देती थी, सारी संस्थाएं अंबानी और अडानी को देने का काम किया। यहां तक अंबानी और अडानी के 19 लाख करोड़ के कर्जे माफ करने का इस मोदी की सरकार ने काम किया। जबकि देश का किसान एमएसपी के कानून की बात कर रहा था, वायदा मोदी का था कि मेरी सरकार बनने के बाद इस देश के अंदर एमएसपी लागू करेंगे। 2014 में मोदी जी ने हमारे साथ वायदा किया था और कहा था को भी लागू करेंगे। वहीं और बड़े बड़े वायदे किए, अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। वायदा किया था कांग्रेस के 70 साल में इस देश से जो धन लूट करके विदेशों के बैंकों में जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे। और मोदी जी कहते थे बैंकों में खाते खुला लो, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के आया हूं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के पिछले साल 2023 के अंदर 16 सितंबर तक 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी, परिवर्तन यात्रा करी। 2000 गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिला था। मैंने सब जगह ये बात पूछी थी कि मोदी जी के वायदे के मुताबिक आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आना चाहिए था। सब जगह सब लोगों ने एक ही बात कही, एक नया पैसा हमारे खाते में नहीं आया। आज आप हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से आए हुए लोग हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी के एक के भी खाते में एक नया रुपया भी मोदी की सरकार बनने के बाद 10 साल में आया क्या? कोई एक पैसा नहीं आया, ना एक पैसा आया, ना मोदी के राज में एमएसपी का कानून बना। साथियों, 3 काले कानून बना दिए गए थे। इस तरह के 3 काले कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, वो कानून बनने के बाद हमारी जमीनें अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथों में चली जाती। हम अपनी जमीन में नौकर बनकर के काम करते। बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, जिन्होंने एमएसपी के खिलाफ इन 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। पंजाब से एजिटेशन शुरू हुआ और पंजाब के लोगों ने उस एजिटेशन को जब लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किया, तो बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को, जिन्होंने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लाखों किसान बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए। अगर उस आंदोलन को सबसे ज्यादा मजबूती किसी ने देने का काम किया, उस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत किसी ने दी, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के किसान, खेती से जुड़े व्यक्ति ने
बाहर से आए हुए जितने भी किसान नेता थे, जितने भी किसान साथी थे, उनकी दिन रात खड़े होकर के जहां सेवा करी, वही उनका मनोबल बढ़ाया, उनमें विश्वास पैदा किया कि हम आपके साथ हैं, चाहे जितना मर्जी लंबा आंदोलन चलाओ। इसीलिए 13 महीने लंबा आंदोलन चला। देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद ये बात समझ में आई कि किसान जान दे सकता है, किसान मुड़ करके घर वापसी तब तक नहीं करेगा जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ टिहरी के बॉर्डर पे गया। जो किसान नेता वहां पे उस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते, आंदोलन को बड़ी ताकत मिलती, वो कोई बड़ा फैसला लेते, केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर कर देते। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कह दिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून वापिस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 27 तारीख को चंडीगढ़ जाऊंगा, स्पीकर से मिलकर के विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठ जाऊंगा। जब मोदी जी को शाम को इस बात नहीं बना, इसलिए आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। अगर इस देश में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गारंटी दी, उस गारंटी को पूरा किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। याद करो, सन 1987 को समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में हो रहा था और चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों से कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया, मुझे अगर सरकार बनाने का मौका दिया, सेवा कर दिया, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने 3 गारंटियां करी थी। पहली गारंटी दी थी कि हर बुजुर्ग को 100 रुपया माहवार बुजुर्ग की पेंशन करने का काम करूंगा। दूसरी दी थी कि 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। तीसरी गारंटी चौधरी देवीलाल ने दी थी कि गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रुपए सरकार की तरफ से कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। हरियाणा के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और चौधरी देवीलाल को सन 1987 के अंदर सत्ता सौंप दी। चौधरी देवीलाल ने सत्ता में आते ही सबसे पहले जो गारंटियां हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी, उन गारंटियों को पूरा करने का काम किया। तीनों के तीनों वायदे पूरे किए। आपकी पेंशन बनाई और 5100 रुपए कन्यादान के रूप में देने का भी काम किया था। कि चौधरी देवीलाल की थी, इसलिए पूरी हुई थी। मोदी जी की पहले की गारंटियां सारी की सारी जो थी, वो झूठ के परवान चढ़ गई। नई गारंटी की बात करते हैं साथियों, 400 पार की बात करते हैं। जहां 400 पार की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 6 कांग्रेस वाले जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों से मांग करके लेकर के आई है। दूर जाने की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट से जो उम्मीदवार है, वो 10 दिन पहले तक, जब तक उसको उम्मीदवार नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। आप सारे इस बात के गवाह हो। नवीन जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का सदस्य कुरुक्षेत्र से चुन करके गया था। कांग्रेस में था कि नहीं था? पहले कांग्रेस में था। और मोदी जी ने यहीं पे उसके ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि नवीन जिंदल जो चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार है। राजकुमार सैनी जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, मनोहर लाल, इतने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि साथियों, मैंने खजाने के अंदर पैसा पड़ा देखा है, मैंने तिजोरी में गहने और सोना चांदी देखा है, लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है जिसके अंदर 45,000 करोड़ का कोयला है। सीधा इशारा नवीन जिंदल की तरफ था और ये कह रहा था कि जो खजाने नवीन जिंदल ने ले रखी है कोयले, ये 45,000 करोड़ का कोयला ब्लैक में बेच करके खा गया। ये भी कहा था कि मेरी सरकार बन गई तो इस नवीन जिंदल से पाई पाई का हिसाब करूंगा और इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके एक एक पैसा वसूल के लोगों पे खर्च करने का काम करूंगा, आरोप लगाया था। लेकिन साथियों, पहले उससे चंदा लिया गया। आपको पता है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की छपी जो सारी डिटेल आई, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा किया गया बड़े लोगों को डरा के धमका करके, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। 6,007 करोड़ रुपया एक साल में इन्होंने लेने का काम किया। उसमें जिंदल का नाम भी है। पहले इससे पैसा लिया गया, इसे डंडा दिखा करके पटका पहनाया गया और पटका पहना करके इन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस मशीन में डाल दिया।
35 मिनट मशीन में घुमाया। 35 मिनट के बाद बाहर निकाल करके कहते हैं कोयला चोर कोहिनूर हो गया है। क्या जहाँ कोयला चोर को कोहिनूर बना दिया, जहाँ कोहिनूर कहा गया, वहीं साथियों एक बात और देखने की है। जो कोहिनूर जो था, उस कोहिनूर को यहाँ बुला करके टिकट दे करके खड़ा कर दिया, और यहाँ आने के बाद जिसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, अपने प्राइवेट जहाज है, हेलीकॉप्टर हैं, जो बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, महीने के अंदर 25 दिन विदेशों में रहता है, बड़े बड़े कारखाने, हजारों करोड़ का मालिक है, उस हजारों करोड़ के आदमी को इस भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले दिनों पल्लेदार बनाने का काम किया। आपने वो वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में नवीन जिंदल अपने कंधे पे बोरी रख करके गेहूं की ट्रक में लदान करने का काम कर रहा है। किस तरह से कोहिनूर को इन्होंने पल्लेदार बनाया, पहले कोयला चोर बनाया, फिर कोहिनूर बनाया, फिर पल्लेदार बनाया। वहीं उसके साथ साथ दूसरा जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, साथियों उसका किसी को ठिकाने तक का भी पता नहीं है। रहने वाला है, हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष में अनेकों एजिटेशन हुए हैं, लड़ाइयां हमने लड़ने का काम किया है। चाहे मैं अपोजिशन लीडर था तब इस भारतीय जनता पार्टी को नकेल डाल करके रखता था, चाहे उसके बाद मुझे कभी भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में इस बात को लेकर के मौका मिला, जब भी कभी लिए खड़ा हुआ, मैंने सरकार को घुटनों के बल लाने का काम किया। साथियों एक बड़ी बात आजकल दोहराई जा रही है, अफवाह आजकल यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप में कुरुक्षेत्र में फैलाई जा रही है। मैं जहाँ कहीं भी गांव में गया हूँ, लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी है, कांग्रेस के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास आज कहीं भी खड़े होकर के ये कह करके वोट नहीं मांग सकती कि हमने आपके लिए कोई काम किए, कह करके वोट नहीं मांग सकते कि हम आपके संघर्ष के साथी हैं, हमने हरियाणा प्रदेश को क्या दिया है, और केवल अफवाहें फैला करके लोगों में भ्रम पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरे जगह जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैलाई और चलाई जाती है कि अभय सिंह अगर चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, मोदी के साथ चला जाएगा। मैं आपसे एक बात खुल करके, साथियों मेरे से पहले सुखबीर बादल जी ने बहुत खुल करके कहा था कि आजकल की ये नेशनल जो पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जहां अकाली दल को तोड़ने की कोशिश करी, वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया था। चाहते कि रीजनल पार्टियां जो है वो कहीं ताकतवर हो जाए, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती है। मेरे खिलाफ प्रचार किया जाता है कि मोदी के साथ जाकर के मिल जाएगा। मैं भरी सभा में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, टोटल 545 सदस्य है, अगर 444 भी एक तरफ चले जाएंगे तो अभय सिंह चौटाला भाजपा के साथ नहीं खड़ा होगा। भाजपा के साथ जाऊंगा और ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। मेरी लड़ाई केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ाई है। जहां आपके लिए जो आपका आदेश होगा, जहां कहीं भी आप कहोगे, वहीं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपकी आवाज बनने का। जहां साथियों आपकी लड़ाई लड़ूंगा, जहां पिछले 5 वर्ष में मैंने आपकी लड़ाई लड़ने का, वहीं एक चीज और बताना चाहूंगा, लगातार कांग्रेस के लोग इस प्रचार में जुटे थे, जो मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे, उनकी पोल खुद की खुल गई है। साथियों आपके सामने बड़ा उदाहरण है, करनाल की लोकसभा की सीट। आप याद करो, जब चुनाव की बिगुल बजा था, जब चुनाव की घोषणाएं हुई थी, मैंने प्रेस में मेरे से प्रेस के साथियों ने पूछा था कि अभय सिंह जी आपकी क्या राय है, आप क्या करोगे। मैंने उनसे कहा था कि हम 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और वहीं मैंने उनके सामने एक बात कही थी कि मनोहर लाल खट्टर अगर करनाल से चुनाव लड़ेगा, मेरी जाती इच्छा है कि करनाल के अंदर हम सबको मिलकर के एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से बाहर करने का काम करे। मैंने खुल करके ये कहा था कि कांग्रेस के लोग अपना सर्वे कराए, मैंने अपना सर्वे कराया। मैं रोज करनाल के लोगों से मिलता हूं, जाता आता हूं। जब भी कहीं लोगों से राजनीतिक बातचीत होती है, जब पूछा जाता है करनाल में कौन सबसे ज्यादा सक्षम उम्मीदवार है, सबसे मजबूत आधार किसका है, की जबान से मैंने एक ही बात सुनी थी कि अगर वीरेंद्र मराठा साझा उम्मीदवार बनकर के आ जाए तो कोई नहीं हरा सकता। मेरे सामने ये बात आई तो मैंने प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को संदेश दिया और कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार बना करके लेकर के आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, समर्थन देने का काम करेगी।